हाँ बच्चों, आज आपका चैप्टर स्टार्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका सेकंड चैप्टर है एक्चुअली में, करंट इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं? सर। कितने लोग आ यस चुके हैं सर। क्लास में? यस सर। 21 आए हैं अभी ओनली। चलो टाइम तो ही अपन लोग स्टार्ट करते ही हैं। अभी हम इसके बाद में हम आज इसमें ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे और करंट करंट के बारे में देखेंगे क्या होता है। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताओ कि डेली लाइफ में अपन लोग की करंट की इम्पोर्टेंस क्या है? कितनी इम्पोर्टेंस है करंट की? कहाँ कहाँ यूज देखा है आपने अपने घर पे? बोलो तो सही, कुछ आपने घर पे कहीं नहीं देखा करंट का यूज, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होते हुए? सर सभी जगह होता है, देखा है, सभी जगह होता है मैक्सिमम। तो सभी जगहों का नाम बताओ ना, जैसे मोबाइल चार्जिंग में, फैन में, ठीक है, फैन चलना ना सर। लाइट में, घर के बाहर भी तो यूज काफी होते हैं, बाइक्स में। बाइक में क्या करंट का यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है बाइक में? हीटिंग कूलिंग। हीटिंग कूलिंग में भी होता है, बिल्कुल। देखो बाइक में लाइट कैसे जलती है भाई? बैटरी से करंट आता है तभी तो लाइट जलती है। यस हैं? तो आप यस देखोगे सर। आपका यस सर। कंप्यूटर, बिल्कुल कंप्यूटर भी ठीक है, और लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी। टीवी, यस सर। आपके फ्रिज में वो सॉरी किचन में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, यस सर। और आप बोल सकते हो एसी, बोल सकते हो कूलर, बोल सकते हो कुछ भी बोल सकते हो आप। जैसे कि हमने ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपके सामने, आप देख पा रहे हो, कुछ एग्जांपल्स रखे हुए हैं आपके सामने। ये सारे के सारे एग्जांपल आपके किसमें यूज होने वाले हैं? आपके डेली लाइफ में। आप देख रहे हो मोशन और पावर। आप सबसे लेफ्ट साइड में दिख रहे हो मोशन और पावर, यानी कि ये सारे के सारे आप देखते हो बाइक में इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, आपका कार में भी यस यूज हो रहा है, हर चीज में आप देखोगे कितनी सारी चीजें हैं जिनमें कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया कि आपको सिर्फ ये पता चले कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमारी कितनी इंपोर्टेंस है इस चैप्टर की हमारी लाइफ में। तो देखो आपका बाइक में, कार में, आपने देखी हो किचन में मिक्सी है, इलेक्ट्रिसिटी वो है, ड्रिलिंग मशीन है, ओवन वगैरह, रेफ्रिजरेटर, एसी, आयरन, बल्ब, फ्लैश लाइट, फोकस लाइट, लैंप जिस पे आप रात को पढ़ते हो, कंप्यूटर, लैपटॉप या कंप्यूटर, कुछ भी बोलो उसको, मोबाइल, रेडियो, टीवी, सब में आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस में फ्लो होती है। भाई ऐसा तो नहीं है दीवार पे इलेक्ट्रिसिटी, मान लो बोर्ड है और हम दूर बैठे हुए मोबाइल लेके तो अपने आप चार्ज हो जाए, कुछ तो मीडियम चाहिए होगा ना उसको फ्लो होने के लिए। यस सर। हाँ, यस। फ्लो होने के लिए हम लगाते हैं वायर। जैसे चार्जर होता है, चार्जर में प्लग होता है, उस प्लग को लगाते हैं, वायर के थ्रू करंट आता है हमारे मोबाइल तक। तो वो मोबाइल जो चार्जर के अंदर मटेरियल कौन सा लगाएं जिसका वायर बनाए जिसमें कि करंट फ्लो हो सके। तो हमें उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी। कंडक्टर। अब देखते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है कि वो मटेरियल जिसके एटम्स, जिसके इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से वीकली बाउंडेड हो, कुछ इलेक्ट्रॉन अपने एटम से वीकली बाउंडेड। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, देखो जैसे मान लो ये एटम है और ये उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स से। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से अगर वीकली बाउंडेड है, इसका मतलब अगर इनको थोड़ा सा फोर्स मिल जाए, या फिर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए थोड़ा सा, या फोर्स मिल जाए थोड़ा सा, तो ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए हम इनको बोलते हैं क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। ऑलमोस्ट फ्री टू मूव इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन।
अब देखो करंट किस वजह से होता है, करंट होता है चार्ज के फ्लो होने की वजह से। अब चार्ज फ्लो कब होगा, जब करंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। भाई चार्ज फ्लो कब होगा, जब आपका चार्ज फ्लो कब होगा, या फिर बोल सकते हैं कि करंट फ्लो कब होगा, जब चार्ज आपका एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। और एक जगह से दूसरी जगह कब जाएगा, जब भाई ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकलेगा, तभी तो जाएगा, है कि Yes, नहीं। sir. तो वीकली बाउंडेड है, तो इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा सकते हैं, इसीलिए अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये लोग क्या करते हैं, ये मटेरियल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अलाउड करते हैं कि भाई इसका वायर अगर आप लगाओगे बोर्ड में तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगी। क्यों होने लगेगी, क्योंकि इस मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने एटम से वीकली बाउंडेड होते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं, आगे चल के हम ये बोलेंगे कि ये कंडक्टर है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं। जैसे बैटरी से कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली हमारा इंसुलेटर आता है। इंसुलेटर में क्या होता है कि हमारे जो एटम्स होते हैं इसमें भी सेम होगा। भाई ये कोई ऑर्बिट होगी, ये उसका सेंटर होगा, ये कुछ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, टाइटली बाउंडेड होंगे। टाइटली बाउंडेड का मतलब ये एक दूसरे से बहुत टाइटली बंधे होंगे। तो ये क्या होंगे, जब बंधे होंगे टाइटली, तो क्या ये दूर जा सकते हैं इससे, No, No, sir. sir. तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं है। और चार्ज का फ्लो अगर पॉसिबल नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अलाउड नहीं करते, इसलिए हम बोलते हैं इनको डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Yes, अभी हम sir. बेसिक पढ़ेंगे बस, हाँ अभी हम इसमें सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है सेमीकंडक्टर के नाम से। जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे उसमें आप एकदम डीप में पढ़ोगे इसके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज आप डीप में पढ़ोगे। हमें सिर्फ इतनी जरूरत है कि आपको इतना बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आपके कंडक्टर्स में सबसे अच्छी होती है, तो हम यूज करेंगे इससे आगे सिर्फ कंडक्टर्स। Yes, अब आता sir. है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या करता है, ये दोगला है। दोगला इन द सेंस समझते हो, और लुढ़कने वाला लोटा होता है। लुढ़कने Yes, वाला sir. लोटा क्या होता है कि वो कभी इधर और कभी उधर दोनों साइड होता है, Side. ना इधर है ना उधर है। इसका मतलब ये जब लोअर टेम्परेचर पर होता है, लो टेम्परेचर पर होता है, तब ये बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर का, और जब किसी हायर टेम्परेचर पर होता है तब बिहेव करता है कंडक्टर का। बिहेव इन द सेंस कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता है, लेकिन कभी भी कंडक्टर से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा सकता। क्योंकि इसका क्या सीन होता है कि जैसे मान लो ये एटम है और ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन तो फ्री होते हैं लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं। मान लो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो ये बाउंडेड है अच्छे से, ये बाउंडेड है अच्छे से, और ये बाउंडेड है अच्छे से। ये 3 इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है और 3 फ्री हैं। तो जैसे ही आप इसको हीट दोगे या हीट नहीं सॉरी, कोई फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो ये क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे अपनी ऑर्बिट को छोड़ के, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे। और फिर हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, लोअर टेम्परेचर पे एक्चुअली क्या होता है, अभी आपको आगे बताऊंगा कि जैसे जैसे, या फिर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एटम्स का जो रैंडम मोशन है वो तेज हो जाती है। रैंडम मोशन तेज होती है तो जैसे इसको हीट मिलती है ना, इस वाले को हीट भी मिलती है, तो ये क्या करता है, भाग जाता है अपनी ऑर्बिट से। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से भाग जाता है। तो आप ओवरऑल ये मान सकते हो कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो लो टेम्परेचर पर बिहेव करते हैं इंसुलेटर का, और हाई टेम्परेचर पे बिहेव करते हैं सिमिलर टू कंडक्टर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अभी हमने ये कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा। अब इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, करंट होता क्या है, करंट होता है कि जैसे मान लो मैंने बोला फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि एक जगह से चार्ज दूसरी जगह पे जा रहा है और कितने टाइम में जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज flowing through any section of the conductor in 1 second।
यानी कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज। चार्ज, और टी क्या है, टाइम, और आई क्या है, करंट। अब हमें करंट इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए। मान लो इंस्टेंटेनियस करंट मतलब किसी एक टाइम पे करंट, मान लो एक वायर है उससे करंट फ्लो हो रहा है आई, उससे कुछ चार्ज कुछ फ्लो हो रहा है किसी भी रेट से। तो हमने पूछा किसी एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे, आपको पढ़ाया होगा 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, या किसी और सर ने पढ़ाया होगा कि आपको इंस्टेंटेनियस के मतलब होता है कि बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए बहुत कितना चार्ज गया, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। अब हम आते हैं, हमने करंट के बारे में पढ़ा कि करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब हम करंट की एसआई यूनिट देखते हैं जरा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की कूलम कूलम, चार्ज की कूलम, और टाइम की सेकंड। सेकंड कूलम सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। कूलम पर सेकंड को ही हम एम्पियर बोलते हैं। और इसकी डायमेंशन होती है m0 l0 t0 और एक a1। ये आपकी क्या हो गई ऐसा यूनिट, या तो कूलम पर सेकंड बोलो या एम्पियर। अब हम आते हैं, देखो हमें क्या है यहाँ पे चार्ज निकालना होता है, तो हमें पता होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। मान लो किसी ने बता दिया मुझे कि यहाँ से क्या हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो क्या मुझे ये बता सकते हो कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। भाई चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है भाई, ये हमारा 10 तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो क्या मैं इसमें अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं पता कर सकता हूँ टोटल कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकंड। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 raised to minus 1.6 into 10 raised to power minus 20 कूलम। कूलम। अब ये हमारा क्या हो रहा है, टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है इन 1 सेकंड। तो सिमिलरली यहाँ पर 10 क्या है, 10 माना हमने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे n जो है ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि n है, जो n है आपका वो है आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो मूव कर पाएंगे, अगर फ्री नहीं होगा तो वो मूव ही नहीं कर पाएगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ सेक्शन। अब ये हमने निकाल लिया टोटल चार्ज, तो क्या मैं इस Q को इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, I इक्वल टू आई के लिए, आई के में, तो जब मैंने Q के इस फॉर्मूले को यस सर। जब मैंने इस फॉर्मूले को पुट किया, यहां से क्या होगा, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, तो Q की जगह पे n ही पुट करो, Q की जगह n ही पुट किया, और अपॉन में T तो था, T था ही। तो ये क्या फॉर्मूला देगा, हम करंट को हम दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि या तो आपको टोटल चार्ज दिया हो कि मान लो इतना चार्ज इतने सेकंड में फ्लो हो रहा है, तो आप बताइए करंट कितना होगा, तो आप Q अपॉन टी कर सकते हो। या फिर आपको बोल दिया कि 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, मान लो 1 मिनट में, 1 मिनट में 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो आपको करंट निकालना है। तो आपको 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स बता दिए, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, n की, n की वैल्यू हो गई ना। यस सर। यस और आपको टाइम कितना दिया है, 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड आकर टाइम हो गया। तो आप यहां से क्या करोगे, करंट निकाल लो। सिमिलरली अगर आपको पूछा जाए कि 1 एम्पियर करंट अगर किसी वायर से फ्लो हो रहा है, तो उससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो हो रहे होंगे, करंट कितना, 1 एम्पियर। अरे आपके जो मोबाइल के चार्जर आते हैं, पहले चार्जर, अब तो थोड़ा हैवी भी आने लगे, चार्जर 1 एम्पियर का आता था, 1 एम्पियर का मोबाइल का चार्जर आता था। मान लो 1 एम्पियर का चार्जर है, तो मुझे किसी ने पूछा कि 1 एम्पियर का अगर चार्जर है तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो हो रहे होंगे, क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ। यस सर। कैसे calculate? देखो करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया कि नहीं। यस सर। यस सर। अब आपका करंट 1 एम्पियर हो गया, और टाइम कितना है, पर सेकंड पता करना है हमें, तो टाइम कितना हो गया, 1 सेकंड। यस सर। अब देखो आई आपका हो गया 1 सेकंड, 1 एम्पियर, और टाइम हो गया आपका 1 सेकंड। तो मुझे अगर निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं, अगर मैं देखो करंट की जगह पुट करता हूं 1, और
एन आपको निकालना है, ई आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अपॉन टाइम कितना है 1 सेकेंड। 1 second. क्या 1 second. एन इक्वल टू 1 अपॉन ई हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. एन इक्वल टू 1 अपॉन ई, ई की वैल्यू पुट कर दो आप सिंपली, एन इक्वल टू 1 अपॉन ई हो गया। तो आपने क्या किया यहाँ पे, ई की वैल्यू पुट कर दी सिंपली, ई की वैल्यू पुट की आपने 1.6 इंटू 10 माइनस के 19, तो आपका ये फॉर्मूला आ गया, ये आ गया कि जब आप मोबाइल को चार्ज करते हो 1 एम्पियर के चार्जर से, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड उससे फ्लो हो रहे होते हैं। नंबर देख रहे हो आप, 10 टू द पावर 18, मतलब अगर आप काउंट करने बैठो, काउंट तो छोड़ो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो होंगे अगर आपके वायर से, किसी भी वायर से 1 एम्पियर करंट पर सेकंड फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे Yes. अब ये क्वेश्चन है, जरा Yes, sir. इसको करके बताओ जरा, सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 एम्पियर के लिए निकालना है आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पास होंगे। हैंड रेस करिएगा, लेकिन कोई आंसर बोलेगा नहीं, हैंड रेस करेंगे आप। तन्नू Yes, sir. क्या आ रहा है आपका? 0.5 into 10 raised to power 20. ओके, और किसी का आया? Sir, 1 minute. ओके, बिल्कुल रुकते हैं 1 मिनट। Sir, 5 into 10 raised to power 19. ठीक है, और किसी का आया? 2 लोगों के अलावा, तन्नू और नेहा। सिंपल फॉर्मूला था, आप सिंपल फॉर्मूला भी नहीं लगा पा रहे हो तो कैसे होगा? देखो, So 5 into 10 raised to power 18. ओके, चलो अब हम करते हैं। यहाँ पे दे रखा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड, पर सेकेंड दे रखा है, इसका मतलब टी इक्वल टू कितना दे रखा है? 1. 1 सेकेंड। अब दे रखा है एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, यानी कि आई इक्वल टू दे रखा है कितना, 8 एम्पियर। अब आपने आई का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? क्यू अपॉन टी, सॉरी क्यू अपॉन टी, यानी कि क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एन ई अपॉन टी लिख सकते हैं ना? Yes, sir. तो देखो आई हमें दिया है 8 एम्पियर, एन हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 1.6 into 10 raised to power minus 19. अपॉन टाइम आपको 1 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है? Yes, sir. अब आप Yes, देखोगे sir. इस चलो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं कि 8 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 20 इक्वल टू एन, ये लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. विदाउट Yes, sir. 8 से 16 2 टाइम्स कटा। अब देखो यहाँ पे n इक्वल टू क्या आ गया आपका, n इक्वल टू आया आपका कि 1/2 इंटू 10 टू द पावर 20, ये माइनस के 20 ऊपर गया तो प्लस का 20 हो गया। Yes, sir. अब Yes, देखो किसी का आंसर आया है कि 0.5 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, किसी का आंसर आया कि 5 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, किसी का आंसर आया होगा कि 50 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। सारे के सारे आंसर करेक्ट है, सबके सब सही है। किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. क्लियर है सबको? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट पे। अब अच्छा एक बात बताओ, हमेशा कोई भी चीज
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल फ्लो होती है, lower potential to higher. लोअर से हायर फ्लो होती है। आर यू श्योर कि लोअर से हायर फ्लो होती है? Sir, higher जैसे से कोई lower. एग्जांपल आपके घर में कोई एग्जांपल है, आपके घर में कोई Yes, हाँ sir. सर हमारे घर में टांकी लगी, अगर दो, एक में कम पानी डालेंगे और एक में फुल टांकी भरेंगे, दोनों को पाइप से जोड़ेंगे और जो फुल भरी हुई टांकी होगी उससे पानी कम भरी हुई टांकी में चला जाएगा हाँ, और दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आपको 2 टंकी चाहिए। पहले मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताऊं कि जो कि आप डेली अपने घर में यूज करते हो, यस सर। डेली अपने घर में यूज Yes, करते हो। sir. आपके घर की छत पे एक टंकी रखी होगी, पानी की टंकी रखी है सबके घर की छत पे? यस सर। Yes, sir. ये घर की छत पे आपके पे टंकी रखी है, ये आपकी टंकी है। इसमें से एक वॉल्व आया होगा, इसमें से एक पाइप आया होगा और आपका ये आपके घर में नीचे नल होगा। ठीक है, ये आपका नल हो गया। अब इस नल से पानी आप जैसे ही वॉल्व खोलते हो पानी अपने आप निकलने लगता है, आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. लेकिन अगर आप पंप लगा के, इसको पंप लगा के टंकी से भरना होता है तो आपको पंप चालू करना पड़ता है, और जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का क्या आता है, बिल आता है कि नहीं आता है? यस सर। Yes, इसका sir. मतलब ये पानी जब लोअर पोटेंशियल पे था, यहाँ पे क्या है, लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे क्या है, हायर पोटेंशियल। अगर जब लोअर पोटेंशियल पे था तब क्या हुआ था, जब भी लोअर पोटेंशियल पे था तब हुआ ये था कि आपको जब हायर पोटेंशियल पे पहुंचाना है तो आपको वर्क डन करना पड़ा, हम आपको पंप को एनर्जी देनी पड़ी, तो उस पंप ने उस वाटर को एनर्जी तब जाके टंकी में जाके स्टोर हुआ, पानी तभी जाके स्टोर हुआ। यस सर। लेकिन अगर Yes, sir. अगर आपको क्या करना है कि टंकी में से पानी अगर टैप में आया, आप टैप बोलते हैं इसको, टैप बोल दो चलो, जब टैप को जब आपने ओपन किया, नल को ओपन किया, तो आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा कभी भी। रात को 12 बजे आपने टैप को ओपन किया, पानी नीचे आ गया। इसका मतलब फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। लोअर। ठीक है, अब हम देखते हैं, यस सर। अब हम देखते हैं बैटरी के अंदर। बैटरी के अंदर मतलब हमें क्या मतलब, हमें तो चार्ज से मतलब है ना। तो हमारा हमेशा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, देखो ये आपके पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो हमेशा करंट जो फ्लो होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेम डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव चार्ज फ्लो होंगे उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। हम इस चैप्टर में पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे ही नहीं, हम बात करेंगे ओनली नेगेटिव चार्ज की। तो हम यहाँ पे देखो, ये आपके नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं, जैसे नेगेटिव चार्ज फ्लो हुए उसके जस्ट अपोजिट फ्लो होंगे आपके इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट इसकी अपोजिट फ्लो होगी। तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कहां से कहां फ्लो होती है, हायर टू लोअर। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिसिटी की पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे आप बैटरी में जब आप देखोगे, जैसे कि मान लो ये कोई, चलो यहाँ पर रजिस्टर ले लेते हैं, है ना। ठीक है, तो देखो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल। एक्चुअली में होता क्या है कि ये आपका पोटेंशियल V होता है, इसका पोटेंशियल 0। तो आपका हायर पोटेंशियल ये है, तो एनर्जी करंट हमेशा इसी से निकलेगी, करंट इससे निकल के ऐसे निकल के आपकी इधर आ जाएगी बैक डायरेक्शन में। सिमिलरली मैंने आपको ये फिगर भी बताया है कि करंट आपकी हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। ये क्लियर हुआ आपको सब? यस सर। Yes, sir. यस। ठीक है, ओके। यस तो सर। आपको डायरेक्शन क्लियर हो गई। अब हम आते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, एटम के अंदर उसके सॉरी मटेरियल के अंदर क्या होता है कि हमारे एटम की मोशन होती है हमेशा। हमेशा क्या होता है, एटम्स की मोशन होती है, वो एटम बोला हूं, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है। देखो इलेक्ट्रॉन्स करते क्या है,
एक्चुअली जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर बोल सकते हैं कि बैटरी आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं? जैसे मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, यहां से ऐसे मूव करेगा, लेकिन नेट जो है ना डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है कब? जब आपका मटेरियल रेस्ट पे हो, या फिर रेस्ट पे बोल सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट नहीं हो। मान लो ये पेन मेरे हाथ में है, इससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट नहीं, या फिर बोल सकते हैं इससे कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, ऐसे 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 उल्टी सीधी मोशन में कर रहे होंगे, जरूर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिली होती है ड्यू टू टेम्परेचर। आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि हमारे जो एटम्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, ऐसे अंदर अंदर मूव करते रहते हैं, लेकिन उनका नेट डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो होता है। हमेशा एक दूसरे से टकराने के बाद में वहीं की वहीं रहते हैं। तो हमने देखो ऐसे मूव करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो सबके सब मूव तो कर रहे हैं, देखो इधर उधर टकरा के, एक दूसरे से टकरा के, लेकिन वहीं के वहीं है, सब वहीं के वहीं हैं। अब देखो इनका कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई भी आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल भी वहीं के वहीं आपस में लड़ झगड़ के वहीं के वहीं रुके हुए हैं, इधर उधर कहीं नहीं जा रहे। अब ये मोशन होती है किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से, या फिर बोल सकते हैं कि थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से, क्योंकि इसके पास थर्मल एनर्जी होती है, उसकी वजह से होती है। अब हम ये फॉर्मूला एक होता है कि थर्मल एनर्जी वाला, कि ये आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा, केटीजी, ये केटीजी में फॉर्मूला पढ़ा होगा। उसको अगर हम काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करेंगे तो यहां से आपका ये के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी आपका रूम टेम्परेचर। ये हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एटम्स ऐसे रैंडम मोशन कर रहे हैं, ऐसे 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 करके रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई भी डिफाइंड मोशन है ही नहीं, कोई डिफाइंड मोशन, एक दूसरे से टकरा रहे हैं और ऐसे मूव कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा है इनकी कोई डिफाइंड मोशन है? ये कोई डिफाइंड मोशन नहीं। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को आप पकड़ोगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे जूं 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 ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा किधर मूव कर रहा है। तो इस मोशन को, ये क्या है? स्पीड है, कुछ स्पीड से मूव तो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता चलेगा कि इसको डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं है, देखो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, मान लो ये यहीं पे आके रुक गया, तो आप देखोगे नेट डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा वो बनाते हैं, खुला हुआ छोटा बनाते हैं डायग्राम, है ना। तो आप देखोगे जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके एंड हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है? जीरो। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगा दूंगा ना, इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा, आगे देखेंगे इससे अगले वाली स्लाइड में, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा तो इसकी मोशन क्या होगी? देखो मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, वही कंडीशन मोशन है, यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, लेकिन ये कुछ न कुछ आगे बढ़ जाएगा। तो आप देखोगे कि यहां से लेके और यहां तक कुछ आगे बढ़ गया है। जिस वेलोसिटी से ये आगे बढ़ेगा, आगे चल के हम देखेंगे, उसी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन अभी हम येलो वाले को आगे वाले बताऊंगा मैं। अभी आप इतना समझो कि इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ नहीं हो पा रहा है। यहां पे किसी से टकराया, यहां पे किसी से टकराया, यहां पे किसी से टकराया, और यहां पे टकरा के गया था, यहां पर टकरा के गया था, यहां पर टकरा के गया था, और यहां से यहां तक जाने में जो इसको कुछ टाइम भी तो लगा होगा ना भाई। कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो कुछ दो टकराव के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। उसको क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। अभी आप यहाँ पे ये समझो कि ये 3kT/m आया है, तो हमने क्या पुट किया कि के की बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, रूम टेम्परेचर की वैल्यू पुट की, वो हमारा क्या, ये केल्विन में होती है रूम टेम्परेचर की वैल्यू, क्योंकि हमें लमसम मान के चलते हैं कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो। जब इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, 27 इंटू प्लस 273 इक्वल टू 300 केल्विन हो जाता है। तो 300 केल्विन, जब इसको सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू आया 1.1 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, नियर अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकेंड, या फिर बोल सकते हैं कि 100 किलोमीटर पर सेकेंड। बाबा रे बाबा, क्या स्पीड आई है इसकी,
10 टू द पावर 100 किलोमीटर पर सेकंड। हमारी बाइक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने पे हवा निकल जाती है। ये 100 किलोमीटर एक सेकंड में मूव कर लेता है इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर। स्पीड देख रहे हो कितनी हैवी है। Yes, sir. 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। मैंने बस यही फील कराना चाह रहा था आपको, इसके पीछे कोई लॉजिक पीछे वाला नहीं है, बैकग्राउंड और कुछ नहीं लगाना है। मैं सिर्फ यही फील कराना चाह रहा था बेसिकली इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है आपके मटेरियल के अंदर, तो नियर अबाउट 100 किलोमीटर पर सेकंड है इसकी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 है। अच्छा कोई बताएगा एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों है? ये 0 क्यों है? क्योंकि बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये देख रहे हो। ये 0 क्यों है? बिकॉज नेट डिस्प्लेसमेंट, अगर ये बोल दूं मैं यहां पर लिखता हूं नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। यहां से देखो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है कि नहीं? Sir. Yes, sir. नेट डिस्प्लेसमेंट 0। और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है कि नहीं? वेलोसिटी ये होती है, और स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है टोटल, उसमें अगर टाइम का टोटल टाइम का डिवाइड कर दे तो आपकी स्पीड आती है, लेकिन वेलोसिटी होती है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। क्लियर है ये? Yes, sir. अब आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी जैसा कि हमने अभी तुरंत पढ़ा था, अभी फ्यू सेकंड्स पहले पढ़ा है हमने कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। जो आपका ड्रिफ्ट हो रहा था, जो आपका ड्रिफ्ट हो रहा है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो, चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, मान लो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से स्टार्ट हुआ पहले, कब? ये रेड जो शो कर रहा है वो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के शो कर रहा है। देखो यहाँ पे गया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे आया, तो नो ड्रिफ्ट है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ पे भी किसी टकराया, और ऐसे यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे कुछ ड्रिफ्ट आ गया, यहाँ पे कुछ, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। आप देख पा रहे हो इस वाले फिगर में, देखोगे जब आप देखो अभी क्या है, हमने पिछले वाले में देखा था, देखो अभी अभी रैंडम मोशन कर रहे हैं। पिछले वाले में जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा था, इसमें देखो रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन है क्योंकि बैटरी कनेक्ट नहीं है। अब देखो जब हमने बैटरी कनेक्ट कर दी तो इलेक्ट्रॉन धीमे 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 आगे की तरफ चलने लगे। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में चले? पॉजिटिव की तरफ। भाई इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव से ही अट्रैक्ट होंगे, होंगे कि नहीं? पॉजिटिव Yes, से sir. पॉजिटिव से अट्रैक्ट होते हैं, तो ये इस साइड में आके चलने लग जाते हैं। अब देखो अब ये इस टाइम पे कैसे मोशन कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन अब इस टाइम पे कैसे मोशन कर रहे होंगे। देखो यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ, तो ये ऐसे यू 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 चल रहा होगा, लेकिन ये इस डायरेक्शन में भी कुछ चल रहा होगा, इस डायरेक्शन में भी थोड़ा वो चल रहा होगा। इस डिस्टेंस को जिस वेलोसिटी से वो ट्रेवल करता है, उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फील आया थोड़ा सा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मान लो कि इसकी लेंथ है l, हमने इसकी लेंथ मानी l, माना कि हमारा जो कंडक्टर है उसकी लेंथ है l, ठीक है। अब हम क्या करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला निकालेंगे। अब आपको याद हो अगर कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगता है उसके ऊपर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा वो के Q1 Q2 होता है डाइपोल के लिए, दो चार्जों, तो आपने सुना होगा F इक्वल टू QE, पढ़ा था ये? Yes, sir. F इक्वल टू QE पढ़ा था। तो हमारा यहाँ पे E क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो हम या तो ये बोल दें कि E बोल दें, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने क्या किया, F इक्वल टू E। तो अब हमने क्या किया कि अच्छा एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा
और दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, क्या उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? स्पीड और वेलोसिटी दोनों। अरे मान लो आप ऐसे दौड़ते हुए जा रहे हो, वो आपके सामने कोई दीवार आ गई, तो आप दीवार से टकराओगे, टकराने के बाद किसी भी डायरेक्शन में जाओ, चाहे वापस जाओ, चाहे उसी डायरेक्शन में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन एक टाइम पे आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यस सर। तो वेलोसिटी 0 होगी तो आपके साथ पास कुछ हल्का फुल्का एक्सीलरेशन भी होगा, अगर द्वारा से आप मूव कर रहे हो तो होगा कि नहीं? यस सर। तो उस फोर्स को क्या मैं F इक्वल टू ma लिख सकता हूँ? यस सर। F इक्वल टू ma रखा, ये फोर्स लग रहा था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये हमने लगाया एक्सेलरेशन के लिए। तो हमने यहां से इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकाल लिया कि हमने इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, E/m। अब हम देखते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम, जैसा कि मैंने बताया था कि दो टकराव के बीच में, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किससे टकराया, यहाँ पे टकराया, यहाँ पे 1 पोजीशन 1 2 3 4 मान लो, 1 से 2 पे पहुंचने के बीच में, भाई 1 से गया 2 पे जाके किसी से टकरा गया, फिर 3 पे जाके टकरा गया, फिर 4 पे जाके टकरा, इन हर एक टकराव के बीच में जो टाइम लग रहा था, आराम कर रहा था जितने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम समझ में आया क्या होता है? यस यस सर। कि हर एक टक्कर के बीच में, हर एक, अभी एक टक्कर हुई, अभी कितने टाइम बाद दूसरी टक्कर होगी उसी इलेक्ट्रॉन की, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो हम क्या करते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन की टक्करों का टाइम को ऐड करके उनका एवरेज निकाल देते हैं, तो हम इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं इसको। तो क्या होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी मिल गया, तो क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है कि ये जो ड्रिफ्ट कर रहा था, यहाँ पे ये जो ड्रिफ्ट कर रहा था किस वेलोसिटी से कर रहा है, हमें वो निकालनी है। तो क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दें, क्योंकि हमें देखो टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, और इनिशियल वेलोसिटी भी पता है कि जब टकराएगा तो उस टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद कुछ वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया, तो v हमारा फाइनल वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक ही जगह पे हमने E/m पुट किया इंटू t, मतलब रिलैक्सेशन टाइम हमारा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, E, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसको हम q से भी रिप्लेस कर सकते हैं, QE, यानी कि E बोलो या QE बोलो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। क्या E/m इंटू टाउ, ये आपका आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब यहां से देख पा रहे होगे आपका VD किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाउ के, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाउ के, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर आप हैवी अगर बैटरी लगाओगे, यानी कि हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बैटरी लगाओगे या हैवी पोटेंशियल वाली बैटरी लगाओगे, तो आपको क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होगी, या फिर रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ जाएगा तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। अरे आप एक बात बताओ, आप कहीं दौड़ रहे हो, आपके सामने अगर, एक तो है कि आपका हर एक सेकंड बाद आपको टक्कर लग रही है किसी न किसी चीज की, किसी दीवार की, कभी कोई ना कोई आपको हर बार 0 कर देता है वेलोसिटी, हर एक सेकंड बाद। और एक बार क्या हुआ आपका, जब 1 सेकंड के बाद वो 2 सेकंड हो गया, अब आपको रोक रहा है कि 2 सेकंड के बाद में, तो आपकी वेलोसिटी थोड़ी सी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी ना। जैसे मान लो आप किसी दौड़ में दौड़ रहे हो, आपको हर 2 मिनट पे कोई बंदा बीच में खड़ा हुआ है, वो रोक देता है कि रुको अब दोबारा दौड़ना शुरू करो। हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई रोक देता है। अब क्या किया, दूसरी दौड़ स्टार्ट की, अब हमने 2 मिनट की जगह 5 मिनट रखा उसको कि भाई हर बंदे को 5 मिनट बाद रोकना है। अब आप दौड़ रहे हो 5 मिनट के लिए, तो क्या पहले से आपकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी? यस सर। सिमिलरली यहाँ पे होगा कि जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम बढ़ाएंगे हम, कैसे रिलैक्सेशन टाइम बढ़ाएंगे, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ये आपके टर्म में VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E एक्सेलरेशन है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, E इलेक्ट्रिक फील्ड, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M चार्ज ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और L क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये क्लियर हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन। ये एग्जाम में आता है, आपके बोर्ड के लिए भी इंपोर्टेंट, बोर्ड में भी आता है ये एग्जाम। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब आता है करंट। करंट का एक और फॉर्मूला भी होता है भाई, एक फॉर्मूला और भी होता है करंट का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म। भाई ड्रिफ्ट, एक तो हमने पढ़ा करंट का NE/m
टी, एक पढ़ा Q अपॉन टी, और एक और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में हम देखेंगे कि भाई देखो एक चीज बताओ कि माना कि हमने ये कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी है वीडी, वीडी वेलोसिटी है। मान लो ये कोई एरिया है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, इस वाले को यहीं पे लेते हैं, इस वाले में ये कोई इलेक्ट्रॉन था, इसको यहां तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में मान लो डेल्टा टी टाइम लगता है, इस वाले को यहां तक पहुंचने में डेल्टा टी टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है यहां तक पहुंचने में? डेल्टा टी। अब डेल्टा टी टाइम लगता है वीडी वेलोसिटी से, तो क्या मैं इन दोनों की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? कितनी डिस्टेंस होगी ये? यस सर। तो मैंने क्या किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाएगी इन दोनों सर्किल्स के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने निकाला कि वो वाली डिस्टेंस कितनी है। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन निकालने की। अब हमने क्या किया कि हमने निकाला कि वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, इस वाले एरिया का वॉल्यूम कितना होगा, इस वाले एरिया का वॉल्यूम कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां से ये वाला एरिया अगर मुझे पता चल जाए, उसमें इस डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मुझे इन दोनों जो मैंने एलिमेंटल पार्ट लिए हैं, इन दोनों के बीच का एरिया पता चल, सॉरी वॉल्यूम पता चल जाएगा? यस सर। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया ये वाला जो रेड रेड वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला शेडेड एरिया बोल सकते हो, ये शेडेड एरिया इंटू ये वाली डिस्टेंस, तो मुझे ये वाला जो पूरा वॉल्यूम है ये पता चल जाएगा। तो मैंने वो लिख किया कि ए इंटू वी डी इंटू टी, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी थी, वीडी इंटू डेल्टा टी, वीडी इंटू डेल्टा टी कर दिया। एरिया इंटू डिस्टेंस, हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ दैट कंडक्टर हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक होंगे, इस मटेरियल में कितने इलेक्ट्रॉन। माना कि वो हमारे टोटल चार्ज हमें पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो एन आएगा। अब पहले क्या था, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अब यहां पे एन होगा आपका क्या, ये एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा पर यूनिट वॉल्यूम में मान लो कि इस पर यूनिट वॉल्यूम में कुछ 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन हुए, 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन हुए। तो अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो टोटल चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं? और उसमें अगर उसके वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा इस वाले वॉल्यूम में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वाले में जो एलिमेंटल वॉल्यूम मैंने बनाया है, इस वाले वॉल्यूम में कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या और उन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, वो आ जाएगा। भाई एक मैंने पहले निकाला कि कितने पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस मटेरियल में। मान लो इसने बोला कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैंने n नंबर में अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा? यस सर। आएगा। Yes, अब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, मान लो ये आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या मैं अगर इसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं पूरा टोटल चार्ज आ जाएगा उस वाले वॉल्यूम में, कि जितने वॉल्यूम में मुझे निकालना है? आएगा कि नहीं? तो हमने क्या किया कि टोटल चार्ज इनटू जो जिस वॉल्यूम में तो कितना चार्ज है उसमें अगर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला वॉल्यूम यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आपका आ गया हमारा जो एलिमेंटल पार्ट है उसमें टोटल कितना चार्ज होगा। क्लियर है ये कैसे निकाला है मैंने? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? सबको क्लियर हुआ ये? yes, थोड़ा सा फील करो, थोड़ा सा फील अगर आ गया एक बार तो फिर आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या था भाई, क्या था, I इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी था इंस्टेंटेनियस करंट के लिए, था कि नहीं? yes, अब डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट करो यहां से, एन ई इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी। हमने ये वाली वैल्यू पुट की और डेल्टा टी हमारा नीचे ही था ही पहले से, तो डेल्टा टी से आपका डेल्टा टी कटा तो आपका करंट का फॉर्मूला बन गया एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी।
या फिर आप इसको एक तरह से याद रखने के लिए आप ये बोल सकते हो कि I इक्वल टू VD ENA, वीना। इसको हिंदी में बोलते हैं वीना। क्या बोलते हैं? वीना। वीना। आपको हिंदी में याद रखने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि किसी बुक में लिखा है कि इसको वीना बोलते हैं। हमें याद रखने के लिए करंट का फॉर्मूला एक वीना होता था। वीना मतलब VENA, स्पेलिंग तो VENA ही बनाओगे ना, VENA, वीना। और V क्या होता था? VD होता था, जिसको हम बोलते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको याद रखने के लिए ये ट्रिक है, बस ये ट्रिक है आपकी, ये ट्रिक है। आप वीना से भी याद कर सकते हो। हमें ये हमारे इसमें टर्मिनोलॉजी है कि क्या क्या टर्म इसमें यूज होंगे। करंट का ये वाला एक्सप्रेशन समझ में आया आपको? कैसे हुआ है, कैसे आया है? यस सर। कोई डाउट किसी को अभी तक? नो सर। ऑल क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बढ़े, Yes, आगे sir. बढ़े। यस सर। ओके, अब आते हैं ओम्स लॉ पे। अच्छा, ओम्स लॉ अभी थोड़ा सा ही बताएंगे, क्योंकि ओम्स लॉ भी एक बार और भी बताऊंगा मैं। ओम्स लॉ क्या होता है? जैसा कि आपने बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। किसी एक रेजिस्टेंस के का टेम्परेचर वगैरह, टेम्परेचर, मॉइस्चर, कुछ भी चेंज नहीं किया जा रहा है, कोई भी स्ट्रेन नहीं है उसमें, कोई भी उसकी फिजिकल उसमें सिग्निफिकेंस में कोई भी चेंज नहीं किया जा रहा है फिजिकल कंडीशन में, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, या फिर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप होती है दोनों के बीच। अच्छा, रेजिस्टेंस एक्चुअली फीलिंग क्या है? रेजिस्टेंस की फीलिंग में आपको एक चीज बता दूं कि रेजिस्टेंस क्या करता है। रेजिस्टेंस एज अ बैरियर काम करता है। जैसे करंट फ्लो हो रही है तो ये बोलेगा भाई अभी मत जा, रुक रुक, अभी मत जा, रुक रुक, अभी मत जा। ये रोकता है किसी चीज को जाने से। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये वोल्टेज इस एम्पियर को धक्का दे रहा है आगे की तरफ, लेकिन ये ओम जो है ना रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस इसको आगे से जाने से रोक रहा है, आगे जाने से रोक रहा है। ये बोल रहा है कि भाई रुको, हम तुम्हें इतनी जल्दी आगे नहीं जाने देंगे। तो करंट ओम मतलब रेजिस्टेंस हमेशा चाहता है कि करंट कम से कम पास होने दूं, और वोल्टेज उसको करंट को धक्का मारता, भाई तू जा जल्दी से आगे, जल्दी से आगे जा। और इसका इन दोनों के बीच में ग्राफ बनता है कि ये लीनियर रिलेशनशिप, ये ओनली उनके लिए वैलिड होता है जो कि ओमिक मटेरियल होते हैं। ओमिक मटेरियल, फॉर ओमिक मटेरियल्स। देखो होता क्या है, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और कुछ मटेरियल्स का क्या होता है, टेम्परेचर के साथ साथ उनका रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो हम उनको ओमिक मटेरियल नहीं बोलते हैं। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो 95% आपका ओमिक मटेरियल से, तो आपको उसके बारे में वरी नहीं करना कि टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस चेंज होगा। वो होगा तो उसका सेगमेंट अलग होगा, वो फॉर्मूले क्वेश्चन उनके क्वेश्चन से अलग होंगे। लेकिन अगर आपके सर्किट वगैरह में है और रेजिस्टेंस यूज हो रहा है तो आप मान के चलोगे कि इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। ओम्स लॉ की थोड़ी सी फीलिंग आई? इस वाले ग्राफ इससे कुछ फीलिंग आ रही होगी थोड़ी सी कि हमारा रेजिस्टेंस एक्चुअली रजिस्टर करता क्या है। रजिस्टर हमेशा रोकता है, रजिस्टर को एज अ बैरियर मान लो, पुलिस वाला मान लो, किसी चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा रहता है ना, वो रोकता है, भाई रुको, ये लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, तब जाके आगे जाने देता है। तो वो एक रजिस्टर ही तो होता है भाई। फ्लो को, जैसे 10 गाड़ियां जा रही, 10 को रोक लेगा, तुम ये पेपर दिखाओ, वो पेपर दिखाओ, ये चेक करता है और रोकता भी है, रुको भाई आराम से रुको। रजिस्टर हमेशा रोकता है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इजी क्वेश्चन है, करो जरा इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। बेटा किसी का शायद असाइनमेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप डोंट वरी रहें, अभी अब तो टाइम नहीं है, मैंने मैसेज आपका देख नहीं पाया, तो मैं क्या करूंगा, उनके सॉल्यूशंस आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। हाँ तनु आया? 10, ओके ओके ओके। बताओगे एक बार?
हाँ, जो आपका जो असाइनमेंट था ना, असाइनमेंट कल जो असाइनमेंट मैंने लास्ट क्लास में शेयर किया था, अभी तो टाइम नहीं है क्योंकि अब इसके बाद दूसरी क्लास है मेरी, तो अब आज तो सॉल्व नहीं करवा पाएंगे, लेकिन मैं आपको उनके सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है? किसी ने शायद मैसेज Yes, किया sir. था मुझे, हाँ आई थिंक तनु ने किया था। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो हो ही जाएगा। देखो, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ बैटरी इज 10 एम्पियर, यानी कि हमें आई दिया हुआ कितना 10 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस इज 1 ओम, यानी कि आर दिया हुआ कितना 1 ओम। ओम का सम ये होता है। अब आपको क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस यही फॉर्मूला पढ़ा है आपने भाई, आई आर पढ़ा है आपने, आपको वी निकालना है। आई आई पता है आपको 10 और आर भी पता है 1, तो कितना हो गया 10 वोल्ट। 10. एक और क्वेश्चन है, इसको भी करो जरा, ये भी एकदम हलवा है, वही वी इक्वल टू आई आर ई पे बेस क्वेश्चन है ये, दोनों दो क्वेश्चन। आई दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, आपको आर पूछा है Sir, 10. 10। ठीक है, 10. सबका 10 आ रहा है। 10 ohm. Yes, sir. देखो यहाँ पे करंट कितना दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है बताओ जरा। 10 ampere. 10 ampere. और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट 100 वोल्ट। 100 volt. 100 volt. फॉर्मूला पढ़ा था वी इक्वल टू आई आर, हमें पूछा क्या है रेजिस्टेंस पूछा है, तो हमें आर Resistance. निकालने के लिए क्या करेंगे वी अपॉन आई करेंगे। Yes, और sir. वी क्या है हमारा 100 वोल्ट, आई क्या है हमारा 10 एम्पियर, तो हमारा आर आ गया कितना 10 वोल्ट। 10 ohm. 10 ohm. अब ये एक और क्वेश्चन है छोटू सा ही, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ 32 एम्पियर। अगर किसी वायर से 32 एम्पियर का करंट फ्लो करा दें तो उससे पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, बताओ जरा। चलो होमवर्क में लिख लो इसको, टाइम हो गया है क्लास कर में। लेते हैं, 1 मिनट कर लेते हैं। करो, ये भी होमवर्क है आपका, तो कर दो जरा, कर दो चलो, 1 मिनट ही तो है। कितना आया तनु? Sir, 2 into 10 raised to power 20. ओके, और किसी का आया तनु के अलावा किसी का आया? Yes, sir. 2 into 10 raised to power 20. ओके नेहा, 2 into 10 raised to power 20. ओके अब तो काफी लोगों का आ गया। देखो अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है टी, कितना दिया हुआ है टी 1 सेकेंड। 1 second. आपको आई कितना दिया हुआ है आई 32 एम्पियर। कौन सा 32 फॉर्मूला ampere. लगाऊं मैं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं करंट का? So I is equal to I N. is equal to I एन is ई equal to अपॉन N. टी, एन ई अपॉन टी। आई कितना दिया हुआ है T. 32, एन मुझे निकालना है, ई मुझे पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19, टी मुझे 1 सेकंड दिया हुआ है। तो देखो यहां से अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं 32 इक्वल टू एन इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 20 लिख सकता हूं इसको। Yes, sir. 16 Yes, sir. से 32 2 टाइम्स कटेगा तो यहाँ से n आपका आ जाएगा, ये 32 नीचे जाए, वो 20 पावर नीचे जाएगा तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ये बहुत इजी क्वेश्चन हुए आज, इतने इजी नहीं आते वैसे जेई नीट में, बहुत ज्यादा इजी हो गए आज। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है आपका, ये भी इजी क्वेश्चन है, डोंट वरी। अब हम मिलते हैं आपको, कब है आपकी क्लास? Tuesday. So Tuesday. ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को मिलते हैं फिर हम लोग। अब देखते हैं नवीन सर अगर हो गए फ्री तो फिर नवीन सर आएंगे, अदरवाइज मैं तो हूं ही। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Okay then. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Welcome, beta. Welcome everyone.